गुजरात में लगातार हो रही जोरदार बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उनमें जामनगर भी शामिल है, जहां इस कदर बादल बरसे कि रिहायशी इलाकों की सूरत ही बिगड़ गई और हर ओर सिर्फ पानी का कब्जा दिखा। वहां के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में कई मकान पानी में डूबे नजर आए और इन मकानों में रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। लिहाजा कुछ परिवारों ने बचने के लिए मकान की छतों पर शरण ले ली, जबकि कुछ तो सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखे। वहां एक निचले इलाके में तो इतना पानी भर गया कि कुछ मकान डूबने की कगार पर पहुंच गए। इस बात की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मकान की छतों पर फंसे लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया। लेकिन ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि राहत टीम ने हार नहीं मानी और जल्द ही इन परिवारों को बचा लिया गया। तो वहीं एक दूसरे इलाके में भी एक मकान में फंसे कई लोगों को राहत टीम ने जान पर खेलकर बचाया। इस काम के लिए उन लोगों ने एक लोहे का मजबूत जाल 2 इमारतों के बीच में बांधा, फिर रस्सी की मदद से एक एक शख्स को दूसरी तरफ तक पहुंचाया गया। कुछ इसी तरह की तस्वीर जामनगर के धोआव इलाके से भी सामने आई। वहां रिहायशी इलाकों में 4-5 फीट तक बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दुकान, मकान और सड़कें सब पानी में डूबी दिखाई दी, जबकि आसपास के कुछ गांव भी इससे बच नहीं पाए। न्यूज़ 18 की टीम भी ऐसे ही एक इलाके में पहुंची, जहां लगातार बारिश की वजह से सड़क नदी की तरह नजर आने लगी और वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। जामनगर में कहीं ऐसे इलाके हैं जहां तो पानी हद से ज्यादा गुजरा जा रहा है, जहीं स्थल है वहीं पे जल दिखने को मिल रहा है। इन बिगड़ते हालात को देखते हुए राहत के काम में एयरफोर्स की भी मदद लेनी पड़ी। खबर है कि जामनगर में कुछ स्टेट हाईवे पर भी बारिश का पानी आ जाने से ट्रैफिक को रोक दिया गया और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों को फौरन बचाया जा सके। जामनगर के अलावा राजकोट और जूनागढ़ में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी एक तस्वीर राजकोट से सामने आई। वहां एक कार नदी के तेज बहाव में किसी तिनके की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि जिस वक्त ये कार पानी की चपेट में आई उसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें एक को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। इस कार को देख एक पुल पर खड़े कुछ लोग डर गए और वो इधर उधर भागते दिखाई दिए। उधर जूनागढ़ से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद इनके पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी। दामोदर कुंड के आसपास बारिश के पानी का रौद्र रूप दिखाई दिया, जिसके बाद वहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जबकि अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में बारिश के बीच एक जर्जर रिहायशी इमारत ढह गई और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ और दिन इसी तरह बारिश का दौर राज्य में जारी रहेगा। सौभाग्य की एक बात है कि जामनगर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आता है और इस पूरे इलाके में एक दिन पहले मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से दर्जनों गांव टापू बन गए, जबकि जामनगर और राजकोट के शहरी इलाके में भी बाढ़ में डूब गए। क्योंकि जहां सितंबर के पूरे महीने में 5 इंच से कम बारिश होती थी, वहां सिर्फ 24 घंटे में 6 से 7 इंच तक पानी गिरा। अभी सौराष्ट्र में अगले 48 घंटे तक आफत बरसने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में मरम्मत का काम चल रहा था। तभी वो इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। हादसे की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। मगर संकरी गली और लोगों की भीड़ की वजह से राहत के काम में दिक्कत पेश आई। कुछ ही देर में वहां खुदाई करने वाली कुछ मशीनें बुलाई गईं ताकि मलबे को जल्द से जल्द हटाकर उसमें दबे लोगों को निकाला जा सके। जो मलबा है वो यहाँ पर फेंका जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो मकान था वो संजय नाम के एक शख्स का था, जिन्होंने अपने निचले ग्राउंड फ्लोर को किसी दूसरे शख्स को बेच दिया था, जो उस ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट की खुदाई करवा रहे थे। वहां से सामने आई तस्वीर में एक कार भी मलबे में दबी दिखाई दी, जबकि मलबे की चपेट में आने से बिजली की तारें भी टूट गईं, जिसके बाद पूरे इलाके में बिजली सप्लाई रोक दी गई। बताया गया कि हादसे के वक्त इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था और इस काम में लगे मजदूर भी घायल हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जर्जर हालत में ही तभी तोड़ाई का काम चल रहा होगा। हालांकि हादसे की चपेट में आए 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। नगर निगम, दिल्ली सरकार और पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस हादसे की पूरी जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। गनीमत यह रही कि हादसे में आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
मगर जो लोग इसकी चपेट में आए उनके परिवार वाले जानकारी मिलते ही वहां पहुंच गए, जो रोते बिलखते दिखाई दिए। इमारत के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया और उन्होंने घटना के लिए दुकान में मरम्मत का काम करवा रहे लोगों को कसूरवार ठहराया और ये साफ किया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये दुकान बेच दी थी। उन्होंने जो है इसकी नींव और इसके पिलर्स को हिला दिया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्डिंग नीचे आ गई। इमारत के मालिक के इन आरोपों को पुलिस ने गंभीरता से लिया। हम सख्ती से कार्रवाई करवाएंगे और एक एफआईआर रजिस्टर करेंगे, केस दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत के काम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। बात की एक बात यह कि भारी बारिश और जल भराव की वजह से पुरानी इमारतों के जमींदोज होने का खतरा वैसे भी होता है और दिल्ली की ये इमारत तो लगभग 70 साल पुरानी थी, जिसमें बारिश के मौसम में ही मरम्मत का काम भी चल रहा था, जिसे पुलिस ने गंभीर लापरवाही माना और मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। पेगासस जासूसी मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा नहीं देगी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात सुनवाई के दौरान कही। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए ही काम करती है और वो ये नहीं बता सकते कि देश की सुरक्षा के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा जवाब देने से आतंकी संगठनों को भी देश की संवेदनशील जानकारियां मिल जाएंगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा देने को कहा था केंद्र सरकार को। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट देश की सुरक्षा में दखल देना नहीं चाहती, लेकिन यह जानना चाहती है कि क्या सर्वेलेंस के दौरान किसी के निजता के अधिकार का हनन तो नहीं हुआ। साथ ही चीफ जस्टिस ने संसद में दिए गए कानून मंत्री के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि मंत्री के बयान के आधार पर ही उन्होंने सरकार से यह सवाल पूछा था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में कोई भी हलफनामा कोर्ट को देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक दुकान में कुछ लुटेरों ने धावा बोल दिया, लेकिन दुकानदार ने बिना डरे एक हथियारबंद लुटेरे को दौड़कर दबोच लिया और उसकी इस बहादुरी की गवाही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने दी, जिसकी फुटेज में दिखा कि 3 नकाबपोश लुटेरे दुकान में दाखिल हुए, जिनके हाथ में पिस्तौल भी मौजूद थी। लुटेरों ने उसे धमकाकर सारे पैसे लूटने चाहे, लेकिन दुकानदार की समझदारी ने नहले पर दहले का काम किया। उनके एक बंदे को मैंने पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ पे रिवॉल्वर मार के मेरे हाथ से हाथ छुड़ा के भाग गए। दुकान से दुम दबाकर भागे लुटेरों को पकड़ने के लिए इस शख्स ने छलांग मारकर उनका पीछा किया और आखिरकार उनमें एक को दबोच लिया। जैसे ही वो पकड़ में आया, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके साथी फरार बताए गए। बाकी जो साथी हैं उनके बारे में आइडेंटिफाइड हो गए हैं और जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। दुकानदार के मुताबिक इस वारदात में उसे तकरीबन 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। बात की एक बात है कि सोनीपत में लुटेरे जिस दुकान में घुसे थे वो मनी ट्रांसफर एजेंसी चलाने वाले एक कारोबारी की, जिसने हथियारबंद लुटेरों को थोड़े पैसे देकर टरकाने की कोशिश की। लेकिन जब लुटेरों ने वहां मौजूद सारा कैश लूटना चाहा तो एजेंसी मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया और उसी की मदद से पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही। झारखंड के गिरिडीह से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे पर एक कार और मोटरसाइकिल सवार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि वहां के एक चौराहे पर एक कार मुड़ी ही थी, तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार उसको देख नहीं पाया और उससे जा टकराया। टक्कर लगते ही वो हवा में उछलकर उस कार के बोनेट पर ही गिर पड़ा। हालांकि जल्द ही मोटरसाइकिल सवार उठ खड़ा हुआ। तभी आसपास के लोग भी ये देख उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए और उस कार में फंसी मोटरसाइकिल को बाहर निकालने लगे। इस हादसे में मोटरसाइकिल और कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए। बात की एक बात है कि सड़क पर बैरिकेड इसलिए नहीं लगाए गए कि पुलिस प्रशासन को हमसे कोई दुश्मनी है, बल्कि बैरिकेड लगाए इसलिए जाते हैं ताकि हम उन्हें देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लें। लेकिन गिरिडीह में अपनी ही झोंक में उड़े जा रहे मोटरसाइकिल सवार ने बैरिकेड भी नहीं देखा, जिसे इसलिए लगाया गया था क्योंकि वहां 3 तरफ से गाड़ियों की आवाजाही थी। राजस्थान के झुंझुनू से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां करंट की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 बच्चे सड़क पर आते दिखे। इनमें एक बच्चा ट्रांसफार्मर के खंबे को हिलाने की कोशिश करने लगा। जैसे उसका हाथ खंबे से जुड़ी तार पर पड़ा, वो झूलता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। इसके बाद वहां से धुआं उठने लगा। उसकी यह हालत तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से हुई। इस हादसे के तुरंत बाद एक आदमी ने लकड़ी की मदद से उस बच्चे को बिजली की तार से अलग कर दिया।
थोड़ी ही देर में गांव के कई लोग घटना वाली जगह पर जुट गए और उनमें कुछ लोग सड़क पर घायल पड़े बच्चे को होश में लाने के लिए उसके हाथों और पैरों को रगड़ने लगे, लेकिन वो बच्चा होश में नहीं आया। इसके बाद उसे गाड़ी की मदद से अस्पताल भिजवा दिया गया। खबर है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस के संपर्क में है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने की खबरें हैं। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि कन्हैया कुमार से पार्टी में शामिल होने के बारे में बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो राहुल गांधी से मिल सकते हैं, जिसके बाद मुमकिन है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा पर तमिलनाडु में एक बिल पास कर दिया गया। न्यूज 18.com की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया, जहां यह बिल पास हो गया, जिसका समर्थन राज्य की विपक्षी पार्टी AIADMK ने भी किया। इस बिल के मुताबिक राज्य के छात्रों को नीट की परीक्षा से छूट मिल जाएगी और 12वीं के अंकों के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का सुझाव इस बिल में दिया गया। साथ ही स्टालिन सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% का कोटा भी बिल में तय कर दिया। असल में इस परीक्षा को खत्म करने की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी, मगर वहां रविवार को एक छात्र ने नीट की परीक्षा में बैठने से पहले ही अपने घर में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस मामले ने फिर तूर पकड़ लिया और वहां खूब सियासी घमासान मचा। इसके बाद राज्य सरकार नीट परीक्षा के खिलाफ ये बिल लेकर आई और इस सिलसिले में तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। खबर है कि जिसकी सिफारिशों के आधार पर इस बिल का प्रस्ताव तैयार किया। यूपी के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि वो आरोपी एक लड़की से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच वो आरोपी हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर में वहां कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ थाने ले गए। सौभाग्य की बात यह कि भीड़ तो सिर्फ शक होने पर मार मार कर अधमरा कर देती, जबकि बुलंदशहर में तो भीड़ ने मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ा। इसलिए पुलिस को सूचना देने से पहले उसकी लोगों ने तबीयत से पिटाई की, जो अगर अदालत में दोषी साबित हुआ तो कम से कम 5 साल की जेल की सजा तो पक्की है।